और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कैदी और कोकिला नामक कविता का दूसरा भाग लेकर के। कैदी और कोकिला, इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो बच्चों, हमने कैदी और कोकिला भाग 1 में उस कविता में बहुत सारे भावों को पढ़ा था। माखनलाल चतुर्वेदी जब वह स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जेल गए थे, तो जेल में ही उन्होंने कई अनुभव किए। उन अनुभवों को बटोर करके उन्होंने कविता रची और वही कविता कैदी और कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे लिखते हुए कवि कहते हैं कि इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। यानी इतनी शांति है उस कारागार में जिस जेल में लेखक और कई अन्य कैदी वहां पर बंद हैं। तो इस शांत वातावरण में जब रात में कोई काम नहीं होता है तो वहाँ लोग अपने अपने कोठरियों में बंद हो जाते हैं, कैदियों को बंद कर दिया जाता है। अंधकार को भेद यानी अंधकार को चीरती हुई ये तुम्हारी आवाज, ये जो गर्जना है, क्यों हो रही है? क्यों चीख रही हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? यानी यहाँ पर कवि को लगता है कि इतनी रात को चिल्लाने का अर्थ ये भी हो सकता है कि कोयल हमारे मन में विद्रोह के बीज बोना चाहती है। किसके खिलाफ? अंग्रेजी शासन के खिलाफ। वो चाहती है कि सभी लोग एकजुट होकर के समाज में एकता लाएं और इस अंग्रेजी शासन का खात्मा करें। तो इसी का बीज वह शायद हमारे मन में बोना चाहती है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या भाव है। इस अर्धरात्रि में शांत वातावरण में तुम अंधकार को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप क्या कर रही है? विद्रोह के बीज बो रही है सबके हृदय में। आगे कवि ने तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है, देखिए मेरे साथ। लिखा है उन्होंने कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहले ही हूं कृति की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। कितने सुंदर भाव यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जिस काले रंग का जो बार बार पुनरावृत्ति हुई है जिस शब्द की, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि काला जो रंग होता है वह शांति का और अशुभ प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि उनका मन भी निराशा से भरा हुआ है, आप जिस परिवेश में रहते हैं आपका मन भी उसी हिसाब से ढल जाता है। यदि आप खुश हैं, आपका हृदय खुश है, तो आपको चारों तरफ अच्छाई ही अच्छाई नजर आएगी। लेकिन यदि आप निराश हैं मन से, तो आपको बाहर अच्छी चीज़ें भी खराब प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि हे कोयल, तुम तो स्वयं काली हो और रजनी भी काली, रजनी अर्थात अंधकार, रात, तो ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, यानी जो अंग्रेजी शासन है उनकी करतूतें भी काली हैं। काली लहर और कल्पनाएं काली, यानी हम जो यहाँ जेल में बैठे हुए हैं, हाँ, हमारे अंदर के जो भावनाएं हैं वो निराशा से भरी हुई हैं, तो वो भी काली हैं। मेरी तो काल कोठरी काली, यानी क्योंकि छोटी छोटी कोठरी और उसमें अंधकार पूरा भरा हुआ, तो ये काल कोठरी भी पूरी काली है। मेरी टोपी काली है, टोपी काली कमली काली, कमली का अर्थ होता है कम्बल, यानी कैदियों को जो ओढ़ने के लिए छोटा कम्बल दिया जाता है वो भी काले रंग का था। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, अर्थात मैं जिस जेल में हूँ वहाँ पर जो सलाखें हैं वो भी काली हैं। और पहले की हुकृति की ब्याली, ब्याली का अर्थ होता है सर्पिणी, सांप की तरह, यानी जो हम पे पहरा रखे हुए हैं, नजर गड़ाए रखे हुए हैं। पहरेदार होते हैं ना, कैदियों को जब रखा जाता है तो वहाँ पहरेदार हमेशा 24 घंटे पहरा देते हैं। तो जो पहरेदारों की नज़र है वो भी कैसी है?
काली है, 30 पर है गाली ए आली। अर्थात यानी छोटी छोटी गलतियों पर कैसे अत्याचार किया जाता था हमारे भारतवासियों पर, तो उस शासन के खिलाफ ये जो आक्रोश है लेखक के मन में भरा हुआ, इस चीज को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। चलिए अब इसका भावार्थ एक बार देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, काला रंग दुख और अशांति का प्रतीक होता है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू तो खुद काली है और ये रात भी काली है। ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार की करतूतें भी काली हैं। देश में एक काली लहर छाई हुई है। जेल के अंदर अंधकार और निराशा है और इसी कारण काल कोठरी भी कैसी है बच्चों? काली है। मैंने अर्थात कवि, मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी है काली और जो कम्बल कवि ओढ़ता है वो भी है काला। तो लेखक कह रहे हैं कि उनकी श्रृंखलाएं जो जेल की हैं वो भी काली हैं और काली है हमारे ऊपर दिन भर कड़ी नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार भी काली सापिन की जैसे हैं और हमें गालियां भी सुननी पड़ती हैं। हमें अर्थात कवि को, कवि कहते हैं हमसे छोटी सी गलती होती है और पहरेदार हमें गाली दे करके चले जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि यहाँ चारों तरफ तो निराशा भरी हुई है, यहाँ पर कोई भी आशा की उम्मीद करना बेकार है, सब जगह सिर्फ कालिमा छाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। बड़े सुंदर भाव है यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं कि इस काले संकट में, यानी पूरे देश पर जो काला संकट, कौन सा संकट? यहाँ संकट कौन है? अंग्रेजी शासन का। तो ये जो काला संकट है सागर के समान, यानी सागर का कोई और छोर प्रतीत नहीं होता, दिखता नहीं है, वैसे ही ये जो संकट है ये भी सागर के समान ही है। ये कब कहाँ खत्म होगा? अंतहीन है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आदमी जो अत्याचार हो रहा है उससे मरने की ही सोच सकता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ निराशा भरी हुई है। तो वो बोल रहे हैं, कोकिल बोलो तो, क्या तुम इसे देखकर चीख रही हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कवि कि आखिर कोयल अर्धरात्रि को क्यों चीख रही है, वो क्या बताना चाहती है कवि को। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कितने मधुर गीत हैं, कितने सुरीला तुम गाती हो, तो आखिर तुम हम लोगों के बीच यहाँ पर जो हमें संदेशा देने आई हो, आखिर क्यों अपने चीखों को बर्बाद कर रही हो? क्यों तुम चिल्ला रही हो? आखिर हमारे अंदर कौन से भाव भरने चाहती हो तुम? कोकिल बोलो तो आगे देखें इसका भावार्थ। कवि कोयल से कहता है कि संकट के इस काले सागर में तुम अपने क्रांति भरे गीतों को आखिर कैसे तैराती हो? अर्थात इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ ये है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम भला कैसे ये गीत गा लेती हो? इतनी विषम, यानी विषम कठिनाइयाँ, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सब जुटे हुए हैं, सब अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, सब लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, किसी तरह से वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। तो इसी का भाव इन पंक्तियों के द्वारा निकलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार और मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। अर्थात यहाँ पर उन्होंने, यानी कैदी ने, अपनी तुलना किससे की है? कोयल से की है, अपनी परिस्थितियों से की है। उन्होंने इन दोनों की तुलना करते हुए कहा है कि देखो, तुझे मिली हरियाली डाली, यानी तुम स्वच्छंद बाहर घूम फिर सकती हो, हरियाली के बीच घूम सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, अर्थात और मेरे नसीब में क्या है? अर्थात कवि को काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। तेरा नभ भर में संचार, यानी तू स्वच्छंद होकर के आकाश में पूरा खुला घूम सकती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार। यहाँ पर 10 फुट का संसार का अर्थ है कि उस
उस समय जब अंग्रेजी शासन चलता था तो उस समय क्या होता था, कैदियों को छोटे छोटे कारागार में रखा जाता था। ठीक है, 10 10 बाय 10 फुट का जो जो कोठरी होता था, उसमें ना आप ठीक से बैठ सकते हैं, ना आप उठ सकते हैं, ना आप सो सकते हैं। तो कितनी यातनाएं कैदियों को दी जाती होगी उस समय। कवि ने सिर्फ यही अनुमान लगाने के लिए, यही बताने के लिए इस कविता की रचना की है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखो मेरी स्थिति कैसी है, और कोयल तुम देखो कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। वे कह रहे हैं कि तेरा तो नभ भर में संचार, पर मेरा मेरा तो 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, जब तुम मधुर गीत गाती हो। कवि कह रहे हैं कि कोयल जब तुम मधुर गीत गाती हो, मीठा सुरीला गाती हो, तो तुमको वाहवाही मिलती है कि कितना सुंदर गीत गाया है। लेकिन मेरी परिस्थिति यहाँ पर अलग है। मुझे तो यहाँ पर रोना भी मना है। रोना भी क्या है, एक गुनाह है। गुनाह अर्थात जिसके लिए आपको दंड दिया जाता हो, यानी वो तो अपनी परिस्थिति पर रो भी नहीं सकते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं देख विषमता तेरी मेरी, अर्थात कवि कह रहे हैं कि देखो तुम में अर्थात कोयल में और कैदी में कितना यहाँ पर अंतर है। तो बजा रही 30 पर रणभेरी, और कवि ये भी बोल रहे हैं कि तुम जो बाहर बैठ करके रात में कूक रही हो, क्या तुम 30 पर रणभेरी अर्थात युद्ध का बिगुल बजा रही हो? क्या तुम चाहती हो कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाएं? क्या क्या तुम इसके लिए हमें जगा रही हो रात में? क्या तुम नहीं चाहती कि हम पल भर का भी, क्षण का भी आराम करें, हमारे अंदर वो जोश बना रहे कि हम स्वतंत्रता संग्राम में अपना अपना पूरा सहयोग दे सके? चलिए एक बार इसका भावार्थ पूर्ण रूप से देखें। यहाँ पर कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी को, उन दोनों की मनोस्थिति की तुलना मार्मिक रूप से की है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जहाँ पर कोयल हरे वृक्ष की डालियों पर बैठ सकती है, स्वच्छंद होकर के नभ में घूम सकती है, वहीं एक कैदी को 10 फुट की काल कोठरी में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वहीं एक कैदी के लिए रोना भी मना है। इस प्रकार दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी वह युद्ध का बिगुल बजा रही है। वो चाहती है कि यह बिगुल बजते रहे, यानी युद्ध निरंतर चलता रहे, कि कोई किसी व्यक्ति के अंदर जोश समाप्त न हो जाए। चलिए अगली पंक्तियां देखें। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हूं कृति का अर्थ होता है हुंकार, और यहाँ पर जो एक शब्द प्रयोग किया गया है मोहन, मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि इस हूं कृति पर, इस हुंकार पर मैं कृति और क्या अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेखक का कार्य है जोश भरी रचनाओं को लिखना और अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के अंदर जोश प्रवाहित करना। लेकिन वो कह रहे हैं कि बताओ मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं और क्या करूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन अर्थात मोहनदास, तो वो कह रहे गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ा था उस समय, उस व्रत पर क्या मैं अपना प्राण झोंक दूं? क्या उसमें मैं अपने प्राण दे दूं? और बताओ मैं इस स्वतंत्रता आंदोलन में और कैसे और क्या कर दूं, किस तरह से और अपना योगदान दे दूं, कोकिल बोलो तो। देखते हैं इसका भावार्थ। कवि कहता है कि कोयल की जो पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल मुझे बता कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में मैं किस तरह से अपने प्राणों को झोंक दूं, यानी अपना 100% लगा दूं, क्योंकि वो एक कवि हैं और कवि का काम होता है रचनाएं लिखना, कृतियां लिखना। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूं। यहाँ तक कि मोहनदास करमचंद गांधी के जो व्रत है, उनका जो आंदोलन है, उसमें भी मैं अपना भागीदार उनका बना हूं। और बताओ मैं इससे ज्यादा और क्या करूं? तो वो बार बार कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल बताओ
कुछ तो बोलो कि और मैं क्या करूं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा भाग यहाँ पर खत्म होता है।